क्वेश्चन देखेंगे साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, और ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आने के चांसेस हैं, ऐसे बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के बेस में होंगे जो कि आने के चांसेस हैं प्रीलिम्स 2023 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ इन क्लोज सिनर्जी विथ नगोया प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि नगोया प्रोटोकॉल के साथ मैच खाता है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये डायरेक्टली मेंशन्ड है नगोया प्रोटोकॉल के अंदर, मतलब नगोया प्रोटोकॉल के तहत किसको बनाया गया था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि न्यूज़ में था और न्यूज़ के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे यही चलेगा अपने पास ट्रेंड। विथ रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है। द बिल एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट, यार पहला स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत है। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, ट्रेड, पोसेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। द बिल रिमूव द शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीसीज। यस, अगर आप बिल को पढ़ोगे तो इसमें आपको ये दिखेगा ये प्रोविज़न की इसमें रिमूव कर दिया वर्मिन स्पीसीज का जो ये कॉन्सेप्ट इसको निकाल दिया यहाँ से। सो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत क्या है? ए वाला, लेकिन यहाँ पे सही भी हम देख लेते हैं कि हम रिवीजन भी हो जाएगा। द बिल इंसर्ट अ शेड्यूल फॉर स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर cities, that is the convention on international trade on endangered species schedule specimen। ठीक है, तो ये सही है। the bill provide for any person to voluntarily surrender any captive animal or animal product to the chief wildlife warden। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के ये पार्ट है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म का, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। सेकेंड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है, क्या उसका पार्ट है ये? हाँ, ये है। नॉट पूछा है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज मैकेनिज्म, ये तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का पार्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी आर वांटिंग। फोर्थ क्या है? एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। क्या ये पार्ट है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म का क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर? हाँ, ये है। तो हमसे क्या नहीं है ये पूछा, तो क्या नहीं है यहाँ पे? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज मैकेनिज्म, ये पार्ट नहीं है किसका? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म का। तो किसका पार्ट है ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का पार्ट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। हमको पूछा किसके बारे में है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में पूछा है, और इसके बारे में हमसे बताना क्या है? करेक्ट बताना है। तो GEF दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज एस्टेब्लाइज्ड इन द कुनकुन एग्रीमेंट। क्या इसको कुनकुन एग्रीमेंट में एस्टेब्लाइज किया गया था? गलत। इट इज एस्टेब्लाइज्ड इन दी, इसको एस्टेब्लाइज किया गया था रियो अर्थ समिट में, दैट इज इन 1992। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया वो ऑप्शंस को जिसमें पहला है। ठीक है, तो मैंने और भी ऑप्शंस हैं, देखेंगे उसको। सेकेंड, इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यस, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो क्या है? एक तरह से ये फाइनेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सो सेकेंड इज करेक्ट। NGEF फंड आर अवेलेबल टू बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन। ये गलत है क्योंकि इट इज़ अवेलेबल ओनली टू दी डेवलपिंग कंट्रीज एंड नॉट टू डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली। इसमें ना, और इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट आपको पता हो कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये कब बना था? रियो अर्थ समिट में बना था, तो यहाँ पे हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सीधा हम आंसर मिल जाएगा टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द BSc ग्रीनएक्स इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आपको दिमाग का इस्तेमाल लगाओ, देखो BSc यहाँ भी दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी BSc यहाँ भी दिख रहा है, तो अगर तुक्का ही मारना रहेगा, तुक्का किसको मारेंगे? इसको मारेंगे। और सिंपल सी बात है भाई, BSc ग्रीनएक्स को कौन बनाएगा? BSc तो बनाएगा, तो BSc के नाम पे है। सो BSc ग्रीनएक्स इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जी ट्रेड कार्बन एक्सरेटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो BSc ने क्या किया? कोलैबोरेट किया किसके साथ? जी ट्रेड कार्बन
कार्बन एक्स रेटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ और क्या बनाया, BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स बनाया। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, मतलब ओशियन एसिडिफिकेशन से इसमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो क्या रिडक्शन होता है फिशेस प्रोडक्शन का, हाँ रिडक्शन होता है बट हमसे नहीं होता ये पूछेगा तो क्या हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोर डाइमिथाइल सल्फाइड, नहीं भाई, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो कम डाइमिथाइल सल्फाइड बनाएंगे, ठीक है। सो ये अपने पास उल्टा बोल रहा है तो ये अपना आंसर होगा। क्या एक्सेसिव क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, तो ये उल्टा बोल रहा है तो ये अपना आंसर होगा। क्योंकि जब क्या होते हैं ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो डाइमिथाइल सल्फाइड कम बनाते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड कम बनेगा तो सल्फर कम रिलीज होगा, सल्फर कम रिलीज होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत, ऐसे बोलता हूँ रॉन्ग स्टेटमेंट है। और हमसे यही पूछा है कि रॉन्ग क्या है तो हमने यही बताया है टिक मार के कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है ना, हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग याद रखना। Now question number 7, which of the following statement is are correct about the persistent organic pollutants। persistent organic pollutants के बारे में किसी आदमी को कुछ चीज़ याद हो कि ना हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि persistent organic pollutants के बारे में कौन से कन्वेंशन में बात की गई है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट तो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर व्हाट, दे आर लाइपोफिलिक इन नेचर, दैट इज वाटर रिपेलिंग होते हैं ये, और वाटर रिपेलिंग होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। यार वाटर रिपेलिंग होते हैं तो कैसे सॉल्युबल होंगे वाटर में, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, रोटरडाम कन्वेंशन एम टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मैंने यहाँ पे साफ लिखा है, इट इज नॉट रोटरडाम कन्वेंशन, इट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। कुछ एक्ट्स दिए हैं, आपने को बताना है कि इनमें से क्या है सही है क्या गलत है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, सेकंड इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, थर्ड इज द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। With reference to the power of the entity that is National Green Tribunal, the matter relating to which of the act given above does not fall under the jurisdiction of NGT। मतलब इनमें से कौन कौन से एक्ट के तहत कोई भी मैटर को NGT ले नहीं सकता। तो ये NGT है ना, इस NGT एक्ट में साफ मेंशन है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसमें कोई मैटर है, और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसमें कोई मैटर है, तो उसको कौन नहीं ले सकता, NGT नहीं ले सकता। साफ मेंशन है। तो ये दो आंसर होंगे, मतलब इन दोनों में जो मैटर्स हैं, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी मैटर्स अगर गया तो उसको एनजीटी ले नहीं सकता। और ये हमसे पूछा है कि एनजीटी क्या नहीं ले सकता। सो 1 और 2 के जो मैटर्स हैं उसको नहीं ले सकता, 3 के मैटर्स को तो ले सकता है। मतलब जो पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, उसके मैटर्स को एनजीटी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। हमको बात करनी है INCCA, मतलब इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ठीक है। करेक्ट बताना है क्या, या सबने करेक्ट बताना है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यस। सेकेंड, INCCA इज अ नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम एम्ड एट ब्रिंगिंग इन मोर साइंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये भी सही है। करेक्ट हमको बताना है, बोथ करेक्ट है, 1 और 2 ओनली, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। Question number 10 is with reference to the Forest Plus 2.0 प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, Forest Plus 2.0 प्रोग्राम की बात करनी है। Forest Plus 2.0 प्रोग्राम इज अ जॉइंट प्रोग्राम बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नहीं, ये जो है ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ UNEP, सॉरी इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ नॉट World Bank, it is a program of US Agency for International Development, US Agency for International Development, USAID and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, और जब फर्स्ट वाला गलत होगा तो जो जहाँ फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ टारगेटेड फॉरेस्ट लैंडस्केप इन अ सेलेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये सही है। तो देखो इसमें अगर फर्स्ट जहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दी तो सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एलिमिनेशन बेस्ड होते हैं। तो जैसे फर्स्ट को एलिमिनेट करें तो आंसर क्या बचा, 2 और 3 ओनली, तो आंसर यही होगा। अगर आपको ये पता है कि जो फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम है, अगर आपने करंट अफेयर्स में ध्यान दिया है तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ ये जो है इसको US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था,
किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके। तो इसीलिए हमने एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट को, तो आंसर मिल गया सीधा 2 and 3 ओनली। तो सेकंड भी स्टूडेंट पढ़ लिए, थर्ड पढ़ लें। द अर्लियर वर्जन दैट इज फॉरेस्ट प्लस 1.0 फोकस्ड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग टू हेल्प इंडिया पार्टिसिपेट इन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो पहले था। अब इसमें आगे बढ़ा हमने, अब टारगेटेड फॉरेस्ट लैंडस्केप को बात कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड की बात करनी है अपने को। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 टू फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज विच आर पार्टीज टू नगोया प्रोटोकॉल। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा समझ नहीं आया, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इट इज फाइनेंस्ड विद अ शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड अदर सोर्स ऑफ फंडिंग। तो यहाँ पे ये जो है कंट्रीज, ठीक हो, यहाँ पे देखो ये सब सही है पूरा स्टेटमेंट, बट आखिरी में क्या दिक्कत हुआ है? एडेप्टेशन फंड, ठीक है ना, एडेप्टेशन फर्स्ट फंड किस प्रोटोकॉल के अंदर लिया गया था? इट इज अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल and not under the Nagoya Protocol. So first is incorrect. And second, it is financed with the share of proceeds from the joint implementation program. No, ये joint implementation project के अंदर ये अपना शेयर वहाँ से फंडिंग लेता है। ये किससे फंडिंग लेता है? ये CDM, that is ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर से फंडिंग लेते हैं ये, ठीक है। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द कोल कोalition, सॉरी कोल नहीं है, कूल, द कूल कोalition एन एफर्ट टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन द ट्रांजिशन टू क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग, ठीक है। इट इज़ अ कूल कोalition इज लेड बाय। कूल कोalition किसने लेड, मतलब किसके अंदर ये काम करता है? UN एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर, यस। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition के अंदर, यस। कगली कोलिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम के अंदर, यस। ये तीनों प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर जो कूल कोalition है वो काम करता है। तो हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट हो जाएगा तीनों, 1 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक The Wildlife Trade Monitoring Network. It is a joint program of the World Wildlife Fund and the International Union for Conservation of Nature. बिल्कुल सही है। Second, Don't Buy Trouble is one of Traffic India's first consumer awareness campaign. ये भी सही है, मतलब जो ट्रैफिक इंडिया के बारे में हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2। ओके, सो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट ये क्वेश्चन होते हैं फ्री के मार्क्स वाले। पता है तो सही हो जाएगा, वहाँ दिक्कत ही नहीं होगी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग कमिटी: जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके अंदर क्या क्या बनाया गया? ये तीनों कमिटी को बनाया गया, ठीक है। दैट इज GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाया गया, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन इसको भी बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, तीनों को बनाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव। अब बात किसी करेंगे बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव की, इसके बारे में हमको बताना है करेक्ट क्या है। द फंड इज अ प्राइवेट सेक्टर फंड, नो इट इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, इज अ पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव, ओके, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलता है, ये तो गलत हो जाएगा फिर। सेकंड, इट इज़ अ मल्टीलैटरल फैसिलिटी दैट प्रमोट एंड रिवॉर्ड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इंक्रीज सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू बेटर लैंड मैनेजमेंट, यस दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? हाँ करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या है यहाँ पे? 2 ओनली, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व वर्क एज ए नेचुरल सिंक। नो, जो डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व है दे वर्क एज ए आर्टिफिशियल सिंक, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, ब्राउन कार्बन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों नहीं भाई, ये अभी कंट्रीब्यूट करता है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है नाइदर 1 नॉट 2, इसके दोनों गलत यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मियावाकी मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, एफॉरेस्टेशन के साथ।
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बारे में बताना है अपने को। एश ट्रैक इज अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च टू ट्रैक दी मॉनिटरिंग ऑफ फ्लाई ऐश जनरेशन। यस, हवा में जो उड़ते हुए जो राख दिखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इट कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड, नो इट कैन डिक्रीज क्रॉप यील्ड। सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फर्टाइल होते हैं, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। एंड इट कंटेन गुड पोजोलिनिक प्रॉपर्टी। है पोजोलिनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पोजोलिनिक मतलब ये क्या करते हैं लाइम के साथ कंबाइन कर देंगे ना तो ये क्या करते हैं फ्लाई ऐश जो होते हैं वो सीमेंट लाइक मटेरियल बनाते हैं और सीमेंट लाइक मटेरियल बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्रीट मतलब कंस्ट्रक्शन माइंस में, इसीलिए ये सही तो है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। नो, क्वांटिटेटिव नहीं है भाई, क्वालिटी है। इतना सारा पेस्टिसाइड हो कि इतना सारा पेस्टिसाइड, दोनों इफेक्ट करते ही करते हैं, दोनों पॉल्यूट करते ही करते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, ओजोन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। नहीं भाई, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है कि ओरिजिनल जो ओजोन है वो डेंजरस नहीं होता है। ओजोन जो होता है ना वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, दूसरे फॉर्म में ये क्या करता है पॉल्यूशन करता है। करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस की बात करनी है। फर्स्ट, इट इज़ अ UNEP इनिशिएटिव टू हेल्प द वर्ल्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है। इट हेल्प मेनली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज टू इंक्रीज द रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। यही होता जल्दी देर में लग जाता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये UNEP का इनिशिएटिव नहीं है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। दिस इज इनकरेक्ट। एंड सेकेंड, इट हेल्प मेनली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज टू इंक्रीज देयर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। यस, इट इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, क्या करेक्ट किया जाएगा 2 ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कंसिडर दी फॉलोइंग मेथड बायोचार, एम्बियंट एयर कैप्चर, ओशियन फर्टिलाइजेशन, एनहांस्ड वेदरिंग विथ रेफरेंस टू कार्बन। हमको बात किसी करनी है कार्बन जियो इंजीनियरिंग की। विच ऑफ द मेथड गिवन अबव कैन बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। यस, बायोचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बियंट एयर कैप्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओशन फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनहांस वेदरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है, विथ रेफरेंस टू भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात करनी है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स की। सो भारत स्टेज रेगुलेशन आर बेस्ड ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल सही है, दे आर बेस्ड ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। एंड सेकेंड, BS4 फ्यूल विल ब्रिंग डाउन सल्फर कंटेंट टू 20%। नो, BS4 फ्यूल जो होते हैं ये सल्फर कंटेंट को कितना करना चाहते हैं, दे आर एमिंग टू ब्रिंग डाउन सल्फर कंटेंट टू 5% और 5 टाइम्स फ्रॉम दी करंट BS4 नॉर्म्स। ठीक है, BS6 नॉर्म्स में। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट्स दिस स्टैंडर्ड्स। The following statement given above are correct. थर्ड तो सही है, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट दिस स्टैंडर्ड, ये सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। ओके, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, उसके बाद हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इशू ऑफ लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज के बारे में बात करनी है, इशू ऑफ लॉस एंड डैमेज। द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज प्रमोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोचेस टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से जो डैमेज हुए हैं उसको बचाने में हेल्प करता है वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। सही है। दी L&D मतलब लॉस एंड डैमेज फाइनेंस रेफर्स टू मनी गिवन टू कम्युनिटीज हु आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस टुडे
थ्रू डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लाइवलीहुड, ये भी करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू अबेट एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि देखो स्क्रबर्स जो है SO2 का इस्तेमाल होता है, ये हवा को जाते हुए उसमें पॉल्यूटेंट कैप्चर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं, हवा जाते हुए इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स को भगा के फेंक देते हैं। साइक्लोन सेपरेटर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, बट बूम्स जो है ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काम नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिटू बायोरिमेडिएशन। हमको पूछा क्या है, इन सिटू बायोरिमेडिएशन टेक्निक्स की बात की गई है, इनमें से कौन सा है, क्या पूछा सॉरी, हाँ कौन सा है। सो पहला बोला बायोपाइल्स, नो बायोपाइल्स आर ex situ बायोरिमेडिएशन टेक्निक। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बायोअगमेंटेशन इन सिटू है क्या, यस। बायोवेंटिंग इन सिटू है क्या, यस। बायोस्प्रेइंग भी इन सिटू है क्या, यस। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधा क्वेश्चन हो गया, मतलब 25 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस दिए हैं और किसके साथ डील करते हैं हमको बताना है, ठीक है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन मैंने बात की थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन आते ही आपको याद रखना है POP मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ये पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात की चुका थी। ये रोटरडैम कन्वेंशन किसके बारे में बात करता है, रोटरडैम कन्वेंशन बात करता है पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स की, तो सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन किसकी बात करता है, टॉक्स अबाउट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पे कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1, 2, 3। विथ रेफरेंस टू ग्रीन क्लाइमेट फंड, हमको बात किसकी करनी है यहाँ पे, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यस, ये सही है। इट इज सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाबार्ड इज द फर्स्ट एंटिटी फ्रॉम इंडिया टू बी एक्रेडिटेड एज अ डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी, DAE, डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी फॉर एक्रेडिटेशन बाय द ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो ये भी सही है। नाबार्ड इज द फर्स्ट एंटिटी। हमसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, मतलब दोनों करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव। बात किसी करेंगे क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव की। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग सोली टू डेवलप अ लार्ज एंड लिक्विड ग्रीन एंड क्लाइमेट बॉन्ड मार्केट। यस, ये बात करता है क्लाइमेट बॉन्ड मार्केट की। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव किसी बात करता है क्लाइमेट बॉन्ड मार्केट की, तो पहले तो सही लग रहा है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट बॉन्ड मार्केट क्या है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, नहीं। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ सम NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा ही बोल सकते हैं क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव इज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD की बात करेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, कैश ऑन डिलीवरी या फिर कैश ऑफ, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करनी है। इट इज़ अ टेस्ट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to chemically oxidize the organic material and inorganic nutrient present in water। बिल्कुल सही है भाई। The most commonly used oxidant to test COD is potassium dichromate। Yes, it is also correct। सबसे ज़्यादा कॉमन पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही तो इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑक्सीडेंट। Proteus is a new product which provides users to a robust, repeatable, low maintenance sensor platform for measuring COD in real time। ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, तीनों सही है यार। हमसे करेक्ट पूछा है, तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सिंपल सा है, 1, 2, 3। देखो कुछ चीज़ होते हैं फैक्चुअल होती है, ठीक है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन को याद देखो, और ये याद कैसे होगा यार, रिवीजन से या फिर क्वेश्चन बनाने से, दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ अभी, रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन बनाने। रिवीजन में टाइम लगता है यार, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। एक क्वेश्चन से हम 3 कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और वो क्लियर होते हैं, गलती नहीं होती एग्जाम में। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC, दैट इज क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा कि कौन सा गलत है इसमें से।
इट इज़ अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. It established framework to measure and manage greenhouse gas emission from private and public sector operation, value chain and migration action. सही लग रहा है ये तो. इंडिया ज्वाइन दी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन इन 2022. ये गलत है भाई, यहाँ पे 2022 में नहीं 2019 में ज्वाइन किया था इंडिया ने. और इट एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क टू मेजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस. नो, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं की जाती है. यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं की जाती. तो किसकी बात की जाती है यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं आता है. सो दिस इज इनकरेक्ट, मतलब बी और सी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी एंड सी. दिस इज इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के बारे में हमसे पूछा क्या है करेक्ट. इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल सही है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था. और देखो यहाँ पे यूपीएससी से दो चीज़ें पर कंफ्यूज करती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के. फर्स्ट डाटा एंड सेकंड इज मिनिस्ट्रीज. ठीक है, कौन से चीज़ को किसने लॉन्च किया. मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे 60-70% क्वेश्चन वो आप इसको समझ जाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे. जैसे कि हमने देखा था कौन सा वाला, वही BS4 नॉर्म्स वाला, जहाँ पे सल्फर कंटेंट को 20% नहीं करना चाहते थे, 20 नहीं 5% करना चाहते थे. यहाँ पे आप देखोगे अंडर दी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इट हैज़ बीन एनवाइसेज टू अचीव a 20 to 30% reduction in particulate matter concentration by 2024, keeping 2017 as the base year for the comparison of concentration. तो ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा. बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडिजिनस मिथेनोट्रोपस कल्चर. इंडिजिनस मिथेनोट्रोपस कल्चर का क्या बताना है अपने को? एप्लीकेशन बताना है. और एप्लीकेशन क्या है यार? मिथेनोट्रोपस कल्चर का एप्लीकेशन ये है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस किसको? मीथेन एमिशन को. कहाँ से? राइस कल्टीवेशन में जो मीथेन एमिशन होता है बहुत ज़्यादा होता है. एंड मीथेन इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस. तो इसका एमिशन को कम करने के लिए हमने क्या किया? मिथेनोट्रोपस कल्चर का इस्तेमाल किया. सो दिस कैन बी यूज्ड. सो द मिथेनोट्रोपस कल्चर कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन इन राइस कल्टीवेशन. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. विथ रेफरेंस टू ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट की बात करो और बताओ इनमें से कौन सा सही है. सही पूछा है क्या? हाँ सही पूछा है. दिस एम्बिशियस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन अफ्रीका. बिल्कुल सही है. जो साहिल्स रीजन में हम बनाते हैं ग्रीन वॉल, किस लिए? कि जो सहारा डेजर्ट है वो एक्सपांड ना हो जाए, उसलिए. उसी प्रकार से हमने इंडिया में भी क्या बनाया? ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट. सेकेंड मतलब पेड़ उगाने चालू किए डेजर्ट के मार्जिन्स पे. द ग्लोबल मैकेनिज्म ऑफ द UNCCD इम्प्लीमेंट अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर द ग्रेट ग्रीन वॉल कॉल फ्लू. सही है, करेक्ट पूछा है. 1 and 2. यार कान दर्द रहा मैं तो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन ऑफसेटिंग. A carbon offset is a reduction in emission of carbon dioxide or greenhouse gas made in order to compensate spot or to offset an emission made elsewhere. बिल्कुल सही है. कार्बन ऑफसेट का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना. कार्बन ऑफसेट आर क्वांटिफाइड एंड सोल्ड इन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. बिल्कुल सही है. बाइंग 1 ton of carbon offset means there will be 1 less ton of carbon dioxide in the atmosphere than there would otherwise have been. बिल्कुल सही है यार. मेरे पास सपोज बहुत ज़्यादा मैं कार्बन एमिट करता हूँ, तो मैंने सपोज एक टन कार्बन ऑक्साइड बाइंड कर लिया. मतलब सपोज मैंने 10 टन बनाया, तो अब मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने 9 टन बनाया है. दुनिया को ऐसा लगेगा कि मैंने 9 टन रिलीज़ किया है. सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा तीनों. ओके, क्वेश्चन नंबर 35. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग. स्मॉग के बारे में बताना है अपने को. स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट. फॉर्म्स ऑन अ वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट. ठीक है. फोटोकेमिकल क्यों? कि लाइट चाहिए भाई.
The main component of photochemical smoke result from the action of sunlight, yes, on unsaturated hydrocarbon and nitrogen oxide produced by automobile and factories. ये भी सही है. The common components of photochemical smog are ozone, nitric oxide, acrolein, formaldehyde and peroxyethyl nitrate. Yes, pan और O मिल जान. pan मतलब peroxyethyl nitrate and ozone. These are the main component of smog. Photochemical smog. करेक्ट पूछा है, करेक्ट है सब. ओके, विथ क्वेश्चन नंबर 36 विथ रेफरेंस टू ब्लू कार्बन इकोसिस्टम. हमको बात किसी करनी है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट हेल्प टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड कोस्टल प्रोटेक्शन एंड फूड सिक्योरिटी टू मैनी कोस्टल कम्युनिटीज. बिल्कुल सही है. व्हेन दिस इकोसिस्टम आर डिग्रेड दे डू नॉट फेल टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज कार्बन एमिशन. बिल्कुल सही. अगर यहाँ पे ये काम नहीं करते ठीक से तो क्या करेंगे, पहले तो कार्बन सिंक के जैसे एक्ट करते थे तो कार्बन सिंक तो करेंगे ही नहीं करेंगे और ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे. ब्लू कार्बन इनिशिएटिव फोकस ऑन मैनग्रोव, सॉल्ट मार्शेस एंड सी ग्रासेस विच आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट. पूरा पढ़ेंगे और लोग गलती कर देंगे. ये एवरी कॉन्टिनेंट, क्या मैनग्रोव्स आपको अंटार्कटिका में दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा. सो नॉट इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका. सारे फोकस किया सारे कॉन्टिनेंट में एक्सेप्ट अंटार्कटिका. हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 1 and 2 ओनली. ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में हमको बताना है. इट वॉज लॉन्च बाय द नीति आयोग. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान नीति आयोग ने लॉन्च किया था क्या? बिल्कुल. ये भी गया था भाई, मैंने बात बोला ना कि यहाँ पे कंफ्यूज किस में किया आता है, मिनिस्ट्रीज में कौन लॉन्च किया उसको. सो इट इज़ नॉट लॉन्च बाय द नीति आयोग, इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. MOFCC ने लॉन्च किया था. तो पहला अगस्त हो जाएगा. सेकेंड, इट सिक्स टू रिड्यूस द कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर बाय 30 to 35%. नो, 25 to 30% रिड्यूस करने की बात हुई थी यहाँ पे. तो देखो डाटा में कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में वहाँ पे आप गलत कर सकते हो, या फिर डाटा को नहीं जान रहे हो, या फिर आपको मिनिस्ट्रीज के बारे में नहीं पता, तभी आप गलत कर सकते हो. तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड, इट सीक टू रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एज अ ट्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम. तो ये सही है. हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली. Question number 38, Agenda 21 is the blueprint of sustainability in 21st century which was established at Earth Summit 1991 में. National Climate Vulnerability Assessment Report is prepared by the Ministry of Science and Technology. ठीक है, इसको नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं करती, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है. नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्लीनर फ्यूल. क्लीनर फ्यूल के बारे में हमको बताना है. मिथेनॉल इज अ लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल. यस, नीति आयोग हैज़ इनिशिएटेड अ मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम. बिल्कुल पता है भाई, अपने को पता है कि नीति आयोग ने इनिशिएट किया था. मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल. बिल्कुल सीधे हो. हम ये क्वेश्चन किए तो इससे हमने क्या समझ आया, तीनों सही है. लेकिन जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो यही तो नहीं पूछेगी. लेकिन हम यहाँ पे इसको पढ़ के हमको ये पता रहेगा कि ये सही है. ठीक है, कि नीति आयोग ने मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम लॉन्च किया. वहाँ पे कोई अगर स्टेटमेंट आ गई जिसमें वो पूछा कि मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम इज प्रोड्यूस इट्स इज इनिशिएटेड बाय दी बोले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो गलत हो जाएगा यार. समझ रहे हैं ना कि ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी. लेकिन अगर आपको इस डाटा के बारे में पता है, आपने क्वेश्चन बनाया है, तो आपका डाटा क्या होता है, क्लियर रहता है. क्वेश्चन को जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में क्या होता है, डाटा क्लियर नहीं रहता, तो क्या होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन का एक स्कोप हो जाता है, गलती के एक चांसेस बन जाते हैं. बट इसमें नहीं होते. आपको पता तो सही कर दोगे. आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया एग्जाम में तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सही कर दिया उसको. इसीलिए हम क्या करें, क्वेश्चन करें. क्वेश्चन से आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. रिविजन से भी बढ़ जाते हैं, बट जो अमाउंट है जिससे क्वेश्चन करने से बनता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिविजन. रिविजन तो करना ही करना है, बट क्वेश्चन ज़्यादा करना है. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Question number 41, with reference to performance achieve and trade. With reference to performance achieve and trade scheme, consider the following statement. हमको बात किसकी करनी है, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम की बात करनी है. फर्स्ट, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द नेशनल सोलर मिशन. नो, ये मानता हूँ कि ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है, बट इट इज़ अंडर द नेशनल एफेक्टिव एनर्जी एफेक्टिव
यहाँ पे ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम है ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बट नॉट अंडर द नेशनल सोलर मिशन. इट इज़ अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी. इट इज़ अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी NMEE. तीन ठो ही है बे. सेकेंड, इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू ट्रेडिंग एक्सेस एनर्जी सेविंग बाय एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. तो ये सही है. हमसे करेक्ट पूछा है कि करेक्ट इज 2 ओनली. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ. हमको बात किसी करनी है कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ की बात करनी है. इट इज़ अ डेप्थ एट विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शिएट लैग्स बिहाइंड द रेट ऑफ सॉल्वेशन. बिल्कुल सही है यार. लैग हो जाता है किसके बीच में? सप्लाई ऑफ कैल्शिएट टू रेट ऑफ सॉल्वेशन के बीच में गैप बचता है. इसको क्या बोलते हैं? लैग. इसमें डेप्थ जो क्रिएट होता है इसी को बोलते हैं carbonate compensation depth. Second, as the pH of the ocean falls, it results in the shallowing of the carbonate compensation depth. Yes, ये भी सही है. मतलब pH क्या होता है? कम होता है तो इससे क्या होगा? एसिडिक होते जाएगा. एसिडिक होते जाएगा तो क्या होगा? डेप्थ क्या होगा? बढ़ कि कम होगा? शैलो होगा, कम गहरा होगा. कार्बोनेट कम बनेंगे इसलिए. नॉट करेक्ट पूछा. दोनों करेक्ट है भाई. तो नॉट करेक्ट कौन है? नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट. 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए हमको बताना है क्या है करेक्ट क्या है. इट इज़ अ मेजर ऑफ द टेम्परेचर चेंज एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड. सही है बिल्कुल. अगेंस्ट ऑफ हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. अरे भाई गलत है यार. क्या पूछा हमसे यार? करेक्ट पूछा है क्या? ये गलत है. It is not a measure of temperature change. जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ टेम्परेचर चेंज. इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट इट इज अब्जॉर्बिंग. हीट एनी गैस इज अब्जॉर्बिंग. So first is incorrect. Second, against of higher global warming potential contain a higher capacity to absorb heat. Yes, यही तो हम बात करते हैं डेफिनेशन में. Second, the water vapor serve as a baseline for calculating the global warming potential of gases. गलत. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ बेसलाइन एंड नॉट वाटर वेपर. सो आंसर इज 2 ओनली. करेक्ट पूछा है ना. नाउ 44th. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन बजटिंग. इट इज़ एन अमाउंट. कार्बन बजटिंग की बात करनी है अपने को. व्हाट इज कार्बन बजटिंग? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट एवरी कंट्री मस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अचीव डेवलपमेंटल गोल. यार भाई क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, मतलब मजबूरी में मस्ट बोल दिया यार. भाई ऐसा नहीं है यार. आपको कम से कम कितना प्रोड्यूस करना, कम से कम मतलब लगभग. आप डेफिनेशन को हटा दो. कार्बन बजटिंग का मतलब है कि लगभग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये नहीं है भाई इतना मतलब देखो छोड़ो उसको, हमें नहीं याद है कार्बन बजटिंग को. लेकिन आप सिंपल सा बताओ, ये बोल रहा कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रोड्यूस करना ही चाहिए. मतलब कोई नेशन को मजबूर कर देगा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर. सिंपल सी बात है. इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये गलत ही है. द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर अ फ्यूचर अर्थ. यस. देखो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन, इस तरह से कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं जो कि एक्सट्रीम एकदम इलॉजिकल होगा तो गलत ही होगा यार. ठीक है ना. तो उसको हटा दिया जाए. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, क्योंकि हर ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जिससे हर क्वेश्चन के बारे में आप बोलते हैं ना 100 में से आपको सिर्फ अच्छे पढ़े हो तो 30 क्वेश्चन जानोगे सही, और अच्छे पढ़े हो तो 40 क्वेश्चन जानोगे. उससे ज़्यादा नहीं जान सकते. बाकी उससे ज़्यादा कैसे सही होगा? एलिमिनेशन से, ट्रिक से, है ना. इस तरीके से सॉल्व हो सकता है. इलॉजिकल क्वेश्चन को हटा देने से, स्टेटमेंट को पकड़ने से. तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? 2 ओनली. Now 45 नंबर क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन हॉरिजॉन रिलेटेड टू. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन हॉरिजॉन किसके साथ रिलेटेड है? ओशन एसिडिफिकेशन के साथ रिलेटेड. कितना के बाद सैचुरेशन मतलब एसिडिफिकेशन चालू हो जाएगा. 46 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, कार्बन फार्मिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कार्बन कैप्चर एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डेफिनेशन दिया है ना, ये कार्बन फार्मिंग का नहीं, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का डेफिनेशन है। यहाँ पे किसका डेफिनेशन है? ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का डेफिनेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, कैप्चर कर लेना। सेकेंड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और अडॉप्टिंग एग्रीकल्चर मेथड दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन द सॉइल एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी गलत है, बिकॉज ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का डेफिनेशन नहीं, ये कार्बन फार्मिंग का डेफिनेशन। मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? मतलब ये समझ आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे सारा सिस्टम मतलब डेफिनेशन ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पे कैट पूछा है, कैट कोई सा भी नहीं यहाँ पे, नाइदर वन नॉट टू इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, विथ रेफरेंस टू कोल गैसिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है कोल गैसिफिकेशन की। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिन गैस। द हाइड्रोजन obtained from coal gasification can be used for various purposes such as powering a hydrogen economy. India aimed for 500 million tons of coal gasification by 2025। ये डाटा वाला भी है क्योंकि डाटा यहाँ पे गलत है। It is not 500 million, it is 100 million and it is not 2025, it is 2030। ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो गया तो मैंने एलिमिनेट करे तो आंसर क्या बचा? वन ओनली। यार सिंपल सा एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 48 नंबर क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज आर द एम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल आए थे उसके क्या है? यहाँ पे एम्स की बात की गई है। टू इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 to 50 माइक्रोन, येस। टू एक्सपांड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एबिलिटी फ्रॉम द म्यूनसिपल एरिया टू रूरल एरियाज। अभी जो रेगुलेशन हो रहा है सिर्फ म्यूनसिपल एरियाज में हो रहा है, वहाँ से हम उसके ज्यूरिसडिक्शन को क्या कर सकते हैं? बढ़ाना चाहते हैं कि कहाँ तक? रूरल एरियाज तक। टू ब्रिंग इन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड जनरेटर, ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा यहाँ पे तीनों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो कि तीनों बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच आर द फॉलोइंग आर which of the following was were the features of biomedical waste management amendment rule 2018। तो आप समझ आ रहा होगा आपको कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी वो कल, अगर सपोज 2023 का मैंने एग्जाम दिया तो ऐसा नहीं है कि 2023 के पीछे एक साल में कोई करंट अफेयर्स आए हैं उसी को पूछेगी, उसका कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम देखो यहाँ पे अगर 2023 का तैयारी करें 2018 का भी पूछ सकता है, 2016 का भी पूछ सकता है, क्योंकि देखो जो इन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो तो हर साल इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं समय बदलने के साथ इंपॉर्टेंस बदल जाता है। ओके, so which of the following were the features of biomedical waste management amendment rule 2018? First, biomedical waste generator including hospital, nursing homes, clinic etc. has to phase out chlorinated plastic bags including blood bag। यार यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, उस आपको रूल पढ़ोगे तो इट इज़ नॉट प्लास्टिक, जो ब्लड बैग्स होते हैं ना, जो ब्लड बैग्स होते हैं ना उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, नॉट इंक्लूड किया गया, इट इज़ एक्सक्लूडिंग द ब्लड बैग्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। All healthcare facilities shall make available the annual report on their website within a period of 2 years from the date of publication of Biomedical Waste Management Amendment Rule 2018। ये भी सही है, करेक्ट पूछा आपने, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ओनली। Now last question is, which of the following statement is correct about the Comprehensive Environment Pollution Index? CEPI मतलब कॉम्प्रीहेंसिव इन्वायरमेंट CEPI मतलब कॉम्प्रीहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करनी है, करेक्ट पूछा है इसके बारे में। इट इज़ डेवलप्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, यस। द इंडेक्स कैप्चर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर एंड लैंड, ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा बोथ 1 and 2। सब कुछ हो चुका है तो एंड करते हैं टेस्ट।